Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app, where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. Today we'll begin with the passage that came in 2011. यहाँ पे इस पैसेज में अनटचेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया में किस तरह से लिटरेचर में, आर्ट में, सिनेमा में अनटचेबिलिटी को पोर्ट्रे किया जाता है, दलित्स को पोर्ट्रे किया जाता है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे मनु जोसेफ की। इन्होंने जो अपनी पहली किताब लिखी थी उसका नाम था सीरियस मैन। इस किताब के अंदर इन्होंने जो मेन कैरेक्टर था इनका, अयान मणि, वो एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही चालाक था और उसने लोगों को पागल बनाया था बहुत ज़्यादा। वो सबको बोलता था कि मेरा जो बेटा है आदि, वो एक बहुत बड़ा जीनियस है, ठीक है, और लोग उसको मान भी लेते थे। तो इस तरह से बहुत गलत तरीके से मनु जोसेफ ने पोर्ट्रे किया है दलित्स को अपनी बुक के अंदर। फिर भी उनकी बुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जो रीडर्स थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उनकी बुक को। तो ये बात बहुत गलत है, ठीक है। और हमारी जो लिटरेचर, सिनेमा या आर्ट है, उसके अंदर जिस तरह से एक ब्राह्मण कंट्रोल हो गया है ना, अभी भी जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, इसलिए ब्राह्मण्स ही कंट्रोल करते हैं हमारे लिटरेचर को, हमारे आर्ट फॉर्म्स को। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि अभी तक भी हमारे जो आर्ट फॉर्म्स है उसके अंदर दलित्स को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑथर के हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। और इसके अलावा फिर ऑथर कहते हैं कि दलित लिटरेचर जो है, यानी कि वो लिटरेचर जो दलित्स ने खुद लिखी है, अपने बारे में बताया है, उनको ये बताया है कि सोसाइटी के अंदर उनके साथ कैसी बुरी चीज़ें होती थी, उनके साथ वायलेंस होता था, उनके साथ इक्वालिटी नहीं होती थी, प्रेजुडिस होता था। वो सारी चीज़ें आपको दलित लिटरेचर में पढ़ने को मिलेंगी। और जब आप वो लिटरेचर पढ़ेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि दलित्स के साथ कितनी बुरी चीज़ें होती थी, और आप उनसे सेंसिटाइज़ कर पाएंगे या ह्यूमनाइज़ कर पाएंगे उनको, है ना। तभी आप कहेंगे कि भाई रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए था उनको। आप अगेंस्ट नहीं जाएंगे फिर उनके, अगर आपको पता होगा कि इतने सालों से उनके साथ कैसी चीज़ें हो रही हैं तब। अब ऑथर ये कह रहे हैं कि दलित लिटरेचर को समझने से पहले हमें ऐसी लिटरेचर को समझना पड़ेगा जो नॉन दलित्स ने लिखी है, ठीक है। उन लोगों ने जो खुद दलित्स नहीं हैं, फिर भी वो दलित्स के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो पहली तो ये मनु जोसेफ की जो किताब थी, जिसके अंदर आप दलित्स को बिल्कुल ही गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिल्कुल उनको बुरा बता रहे हैं। दूसरा है एक रोहिंटन मिस्त्री जो हैं, उन्होंने किताब लिखी थी अ फाइन बैलेंस। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ईश्वर है और ओम प्रकाश है, ठीक है। ईश्वर जो है वो ओम प्रकाश का अंकल है और ये दोनों जाते हैं बॉम्बे काम ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पे इन्हें काम नहीं मिल पाता। ये बहुत ही पॉवर्टी में जीते हैं, बहुत बुरी चीज़ें इनके साथ होती हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जब बॉम्बे गए थे तब टाइम था 1970 का, और उसके पहले ये इस बुक के अंदर पास्ट बताया गया है इसके ओम प्रकाश के पापा का। ओम प्रकाश के पापा जो है वो 1940 में एक टाउन से गुजर रहे थे जहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे थे कि अनटचेबिलिटी बहुत बुरी है और हमारी जो देश की यूनिटी है उसके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ना ही 1940 में ना ही 1970 में कितना भी लोगों ने कह दिया हो कि भाई दलित्स के साथ हमें ऐसा नहीं करना है, फिर भी हमारी कंट्री में अभी तक भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा उधर ये कहते हैं कि मिस्त्री जो है उन्होंने किसे फॉलो किया है, प्रेमचंद को फॉलो किया है, ठीक है। प्रेमचंद जो है, इसके अलावा एक दो और अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने दलित्स के बारे में लिखा है, लेकिन हमेशा उन्होंने दलित्स को ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे वो बहुत ही लाचार टाइप के हों, बहुत ही गरीब, बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज, इस तरह से बताया है। कभी भी ये नहीं बताया उन्होंने कि भाई दलित्स के अंदर एक B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी, है ना। उन्होंने कभी नहीं बताया दलित्स ने किस तरह के मूवमेंट्स किए थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे दलित्स का क्या रोल था हमारी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। इस तरह की बातें कोई नहीं कर रहा, ठीक है। कोई नहीं बता रहा कि दलित्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमेशा या तो उन्हें बुरी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है या फिर ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही लाचार टाइप के थे। तो ऑथर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है मनु जोसेफ जो है उसने अपनी फर्स्ट नॉवेल लिखी थी सीरियस मैन, जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर था अयान मनी, वो एक बहुत ही स्लाई, हम कह सकते हैं चतुर या चालाक टाइप का दलित था
जो कि लोगों को पागल बनाता था। वो कहता था कि आदि जो है मेरा बेटा, वो बचपन से एक जीनियस है और वो शुरू के 1000 प्राइम नंबर्स को रिसाइट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से सटायर शो किया मनु ने, और फिर ये बताया कि जो दलित्स हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं, या हम कह सकते हैं उनका बहुत ही पेसिमिस्टिक पोर्ट्रेयल किया है, बहुत ही गलत पोर्ट्रेयल किया गया है। इसके बावजूद भी कि उनकी बुक के अंदर दलित्स को और फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत बुरी तरह से प्रेजुडिस किया गया है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, फिर भी इनकी जो किताब है इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला है ना। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि दलित लिटरेचर जो है उसे जब नॉन दलित्स लिखते हैं ना, तो हम नहीं कह सकते कि वो सही तरह से दलित्स को पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है, दलित लिटरेचर जो है, जो दलित लाइफ्स के बारे में बताता है, दलित्स के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताता है, जिस तरह से दलित्स को एंग्री बताता है या जिस तरह का भी बुरा पोर्ट्रेयल करता है, वो एक्चुअली में दलित्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो नॉन दलित्स लिख रहे हैं, वो लोग जो दलित्स को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो फिर इस तरह की किताब को इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, ऑथर के हिसाब से। बट इंडिया के अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस नहीं किया जाता। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई दलित्स को बुरी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है, और अभी की बात अगर हम करें तो एवरीडे लाइफ के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि एक ब्राह्मणिकल स्ट्रैंगल होल्ड चल रहा है। अभी भी ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा है। हमारा जो कल्चरल प्रोडक्शन है उसके अंदर भी जो ब्राह्मण्स हैं उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। इसी वजह से जो नॉन दलित्स है ना, वो लोग दलित्स को लिटरेचर, सिनेमा, हमारे आर्ट फॉर्म सब के अंदर गलत तरीके से पोर्ट्रे करते रहते हैं। अब ऑथर बात कर रहे हैं दलित लिटरेचर के बारे में, यानी कि वो लिटरेचर जो दलित्स ने खुद लिखी है अपनी लाइफ के बारे में। तो ये कहा है उन्होंने कि ये जो लिटरेचर है इसकी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि लोग जो है इसे सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत सारे लोग दलित्स को पसंद नहीं करते थे। फिर भी हमें दलित्स की इस राइटिंग को पढ़ना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑथेंटिक होती है। ऑब्वियस सी बात है, दलित्स अगर खुद अपने बारे में लिख रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होगी ना। वो क्यों अपने बारे में झूठ बोलेंगे? उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं एक्चुअली में वो उन्हें पता है, दूसरे लोग नहीं बता सकते। तो ये ऑथेंटिक तो है ही। इसके अलावा ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है। हम ये कह सकते हैं कि ये कास्टिज़म को बता रही है इंडिया के अंदर। फिर भी ये 2 रीज़न हमारे नहीं होने चाहिए इनकी किताबों को पढ़ने के। मेन रीज़न जो है वो ये होना चाहिए क्योंकि इन किताबों की एक अलग ही आर्टिस्टिक वैल्यू है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि दलित्स के ऊपर बाकी जो भी लिटरेचर है वो सब दलित्स को बुरी तरह से पोर्ट्रे करती है, जबकि दलित लिटरेचर जो खुद है, यानी कि वो लिटरेचर जो खुद दलित्स ने लिखी है, वो हमें सच्चाई बताती है। ठीक है, वो हमें उनकी ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताती है, किस तरह से उनके साथ बुरी चीज़ें हुई हैं ये बताती हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जो दलित्स को इक्वल नहीं मान रही, ठीक है, जो दलित्स को ऐसा नहीं मान रही कि उनके भी इक्वल राइट्स हैं, जो कि दलित्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, ठीक है, वो सोसाइटी जो कि दलित्स के साथ अपने सोशल और कल्चरल रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं एंटी रिजर्वेशन की बात करते हैं। इसका मतलब सीधे से यही है कि जो हमारी सोसाइटी है वो दलित्स को अभी भी कुछ नहीं देना चाहती। इस सोसाइटी के अंदर अगर दलित लिटरेचर पॉपुलर हो जाए तो हो सकता है कि हम जो नॉन दलित्स हैं वो दलित्स की तरफ ह्यूमनाइज हो जाए या सेंसिटाइज हो जाए। हम समझ पाए कि उनके साथ क्या तरह की चीज़ें हुई थी, किस तरह से वायलेंस हुआ था, जो भी चीज़ें उनके साथ हुई थी हम वो तभी समझ पाएंगे जब हम उसकी लिटरेचर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब दलित लिटरेचर को समझने से पहले हमें नॉन दलित लिटरेचर को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रोहिंटन मिस्त्री की किताब की, जो अ फाइन बैलेंस है, 15 साल पहले पब्लिश हुई थी। इसके अंदर बता रहे हैं 2 दलित कैरेक्टर्स के बारे में। एक तो ईश्वर है, ठीक है, जो कि ओम प्रकाश का अंकल है। ये दोनों ही बॉम्बे में माइग्रेट कर जाते हैं। फिर भी वहाँ पे भी इनके साथ बहुत ब्रूटैलिटी होती है, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। इन्हें जॉब नहीं मिल पाती, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हर जगह पे। तो अब ये जो नावल का प्रेजेंट है वो बताता है उस टाइम को जब इमरजेंसी चल रही थी, यानी कि इंडिया आज़ाद हो चुका था और आज़ाद हुए हुए कई सारे साल हो चुके थे। लेकिन ईश्वर के जो पिता हैं जो मर चुके हैं, जब वो ज़िंदा थे, दुखी नाम था उनका। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे होंगे बुक के अंदर किस तरह से दलित्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है। उसके डैड का नाम दुखी रख दिया है ना। दुखी कौन रखता है अपना नाम? तो बहुत ही बुरी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है उनको। और ये कहा जा रहा है कि दुखी जो है वो किसी टाउन में जाता है और वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पे जो स्पीकर है वो महात्मा गांधी का एक मैसेज दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है
वो उससे भी बड़ी स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि हमें अनटचेबिलिटी को दूर करना है, हमें इक्वालिटी लानी है हमारी कंट्री में, ठीक है, और हमें अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को डिग्निटी देनी है। फिर भी इतनी सारी बातें होने के बाद भी ना ही 1940 में जब दुखी जो है वो उस टाउन में गया था, ना ही इमरजेंसी के पीरियड में जैसे कि 1970 जब ईश्वर और ओम प्रकाश दोनों ही अपने बॉम्बे गए थे, तब भी जो ईश्वर और ओम प्रकाश है उन्हें स्टेट ने सैविज किया था, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। ना ही तब ना ही अब कोई भी डिफरेंस है, और अभी तक भी दलित्स का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दलित्स के साथ प्रेजुडिस किया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी बुक्स के अंदर बी आर अम्बेडकर का मेंशन आप नहीं देखते कि किस तरह से एक दलित होते हुए भी बी आर अम्बेडकर ने दलित्स के लिए लड़ाई की और उनके लिए रिजर्वेशन लेके आए वो, ताकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेटर हो सके, है ना ही कहीं आप दलित मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है ना नेशनलिस्ट, वो जैसी रोहिंटन मिस्त्री की है वैसी ही मुल्कराज आनंद और प्रेमचंद की थी, यानी कि जो पुराने राइटर्स थे जिन्होंने मिस्त्री से पहले किताबें लिखी थी वो भी दलित्स को ऐसा ही मानते थे, और रोहिंटन मिस्त्री भी दलित्स को ऐसा ही मानते थे। यानी कि इतने सालों से ये लोग जो है, ये सब इनका जो लिटरेरी इमेजिनेशन है वो यही सोचता था कि दलित्स जो हैं वो बहुत ही एब्जेक्शन में जी रहे हैं, या हम कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत लाचार हैं। और इस तरह से ये जो स्टीरियोटाइप है ये चलता रहता है। कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, कास्टिज़म किस तरह से इंडिया में फैला, किस तरह से दलित्स ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बताया जा रहा है इनकी बुक्स में कि भाई दलित्स जो हैं वो तो लाचार हैं, बिल्कुल बेचारे हैं। तो या तो हमारे लिटरेचर में दलित्स को बहुत बुरा पोर्ट्रे किया गया है, ये बताया गया कि वो बहुत चालाक टाइप के या गुस्सैल टाइप के हैं, या फिर उन्हें बहुत लाचार बताया गया है। कहीं भी उनका अच्छा या पॉजिटिव पोर्ट्रेयल हमें देखने को नहीं मिलता। 1 पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? तो मुझे लगता है पैसेज का मेन जो इशू है वो यही है कि इंडिया के अंदर जो लिटरेचर है, जो कल्चरल प्रोडक्शंस है, उसके अंदर दलित्स का जो पोर्ट्रेयल है वो बहुत बुरा है। दलित्स को बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया है, या तो उन्हें बुरा बताया गया है या फिर उन्हें लाचार बताया गया है। ऑप्शन ए, मनु जोसेफ्स नॉवल प्रेजेंट्स अ स्केदिंग पोर्ट्रेयल ऑफ दलित्स। ये बात पैसेज में लिखी गई है कि दलित्स का बहुत बुरा पोर्ट्रेयल किया है मनु जोसेफ ने, लेकिन पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, मेन इशू पैसेज का ये नहीं है। कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लिटरेचर इज़ वेरी कॉशियस ऑन पॉलिटिकली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ये बात भी गलत होगी, क्योंकि पैसेज की सिर्फ एक लाइन के अंदर ऑथर ने लिखा है कि अमेरिकन लिटरेचर में जो अफ्रीकन्स हैं उनके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता, और ये लोग बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बातें लिखते हैं। तो ये बात जो है ये पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। The last 2 decades have witnessed the rise of a very vibrant दलित literature। तो ये बात जो है अगेन सही बात है, ये दलित लिटरेचर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है हमारे टाइम्स में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पैसेज का अगेन सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये नहीं है। Portrayal of Dalits by non-Dalits merely as passive victims has been the dominant norm in India literature, cinema and art। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यही मेन आर्ग्यूमेंट है, मेन इशू है ऑथर का। उनका यही कहना है कि नॉन दलित्स जो हैं वो दलित्स को बहुत बुरी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। पैसेज के हिसाब से प्रेमचंद और मुल्कराज आनंद के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, प्रेजेंटेड अ स्टीरियोटाइप्ड वर्जन ऑफ दलित कैरेक्टर्स इन देयर राइटिंग्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं पैसेज में लिखा हुआ है कि प्रेमचंद के बाद जो मिस्त्री है उन्होंने भी अपनी बुक्स के अंदर एम्पैथी मोड के अंदर दिखाया है दलित्स को, या ये बताया कि दलित्स जो हैं वो बहुत लाचार टाइप के हैं और उनसे हम बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज़ करते हैं। तो यही बात प्रेमचंद के लिए भी सही है, मिस्त्री के लिए भी सही है, और मुल्कराज आनंद ने भी ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं अपनी किताबों में। एक्सेल्ड इन राइटिंग सटायर्स ऑन सोशल इनइक्वालिटी, ये बात गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वर पॉलिटिकली अपोज टू द व्यूज़ ऑफ बी आर अम्बेडकर, ये बात भी गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने बी आर अम्बेडकर को अपोज किया है, सिर्फ ये लिखा है कि इनके बारे में इन्होंने अपनी किताबों में कहीं नहीं लिखा। वर क्लोजली इन्वॉल्व विद द लीडरशिप ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये बात भी गलत है, वो कहीं भी इनके लीडर्स नहीं थे, ये दोनों सिर्फ राइटर्स थे जिन्होंने दलित कैरेक्टर्स को बहुत एक प्रेजुडिस्ड वर्जन के अंदर दिखाया है, बहुत ही गलत वर्जन के अंदर दिखाया है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट।
3 राइटर जो है वो एंटी रिजर्वेशन की बातें क्यों करते हैं, यानी कि वो ये क्यों कहते हैं कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो यही बताना चाहते हैं ना कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी दलित्स के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। ऑप्शन ए, दलित लिटरेचर हैज़ हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी सिंस इट्स ओरिजिन्स। बात बिल्कुल सही है, लेकिन एंटी रिजर्वेशन का दलित लिटरेचर से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मनु जोसेफ इज़ विसरली अपोज टू दलित्स। अगेन करेक्ट बात है बिल्कुल, लेकिन एंटी रिजर्वेशन से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। पर्सनस बिलोंगिंग टू अपर कास्ट आर इनहेरेंटली इनडिफरेंट टू रूटीन वायलेंस अगेंस्ट दलित्स। अगेन करेक्ट बात है, लेकिन इनडिफरेंट होना एंटी रिजर्वेशन की बात से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो उनके साथ वायलेंस हुआ है ना, उसके लिए वो इनडिफरेंट नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि दलित्स के साथ ऐसी वायलेंस होती है, वो उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते। तो ये बात भी गलत होगी। बेटर ऑप्शन वुड बी कि इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट येट रेडी टू इक्विटेबली शेयर ऑन इट्स ओन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्पेस विद दलित्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसेज में ये बात लिखी गई है कि इंडिया अभी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि अपनी सोशल, कल्चरल और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इन्हें दलित्स के साथ इक्वली शेयर नहीं करना चाहती अनलेस मैंडेटेड बाय लॉ, यानी कि खुद से विलिंगली वो शेयर नहीं करना चाहती दलित्स के साथ। इसीलिए हम एंटी रिजर्वेशन जो है ये प्रोटेस्ट देखते हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। 4 पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी बात जो है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए, द ऑथर ऑफ सीरियस मैन हैज़ यूज द लिटरेरी डिवाइस ऑफ सटायर टू प्रेजेंट एन अनफ्लैटरिंग पिक्चर ऑफ विमेन कैरेक्टर्स। ये बात सही है, इसको हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, बट ये सही ऑप्शन नहीं होगा। Issues of representation of minorities have been debated extensively in American literature। ये बात भी हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। The writer of this passage believes that engagement with Dalits is necessary only because such engagement affirms the importance of identity politics। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे इस पैसेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि we must engage with what Dalits are writing not simply for reasons of authenticity or as a concession to identity politics but because of the aesthetic value। यानी कि जो उस राइटिंग की एस्थेटिक वैल्यू है उसकी वजह से हमें दलित्स की राइटिंग के साथ एंगेज करना चाहिए, ना कि इस वजह से क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शो कर रही है। तो यहाँ पे ये जो सी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, इसलिए यही सही ऑप्शन होगा। द राइटर बिलीव्स दैट रोहिंटन मिस्ट्री प्रेजेंटेड अ स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स। तो ये बात भी सही है, ये हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथर के हिसाब से जो प्रेवलेंस है यहाँ पे नॉन दलित्स की, जो लिटरेचर, आर्ट और मीडिया के अंदर दलित्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसा उनका मन कर रहा हो, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है या कल्चरल प्रोडक्शन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्राह्मणिकल स्ट्रैंगल होल्ड है अभी तक, इस वजह से अभी भी हमारे लिटरेचर, सिनेमा और आर्ट के अंदर नॉन दलित पोर्ट्रेयल जो है दलित्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन डी के अंदर यही बात लिखी गई है कि क्योंकि हमारे लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल कंट्रोल है, इसीलिए हमारे यहाँ पे दलित्स को बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय नॉन दलित्स। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, और किसी पे आप ध्यान ना दें क्योंकि डायरेक्टली ये चीज़ लिखी गई है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज में ऑथर ने कई जगह बताया है कि दलित राइटिंग जो है उसे हमें पढ़ना चाहिए, बट उसके अंदर उसने कई सारे रीजंस दिए हैं, तो इनमें से वो कौन सा रीज़न है जो राइटर ने नहीं दिया है। ऑप्शन ए, दलित लिटरेचर हैज़ द पोटेंशियल टू सेंसिटाइज नॉन दलित्स अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फॉर्मर। ये बात बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं कि ये बात राइटर ने कही थी कि हमें दलित लिटरेचर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो नॉन दलित्स हैं, जिनको पता नहीं है दलित्स के बारे में, वो सेंसिटाइज हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि दलित्स के साथ कितनी बुरी चीज़ें हुई हैं। दलित राइटिंग इज़ मोर ऑथेंटिक दैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स बाय नॉन दलित्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, आप कह सकते हैं कि जो दलित राइटिंग है वो दलित्स के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकता है क्योंकि वो खुद वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। दलित लिटरेचर डज़ नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ नंबर्स। ये बात जो है ये गलत होगी क्योंकि राइटर ने ये सजेस्ट नहीं किया है। ठीक है, द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ दलित राइटिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑथर ने बोला है कि क्योंकि बहुत अच्छी आर्टिस्टिक वैल्यू है दलित लिटरेचर की तो हमें वो पढ़ना चाहिए। सो ओनली क्योंकि उसे कम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ने के लिए नहीं बोला है ऑथर ने। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी बात को हम कंक्लूड नहीं कर सकते? ऑप्शन ए, अपर कास्ट हैव डोमिनेटेड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन इन इंडियन सोसाइटी। ये बात हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं, पैसेज में लिखा हुआ है जो ब्राह्मण्स है, अपर कास्ट जो है, उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रखा है हमारे कल्चर को। इंडियन सोसाइटी इज़ अनविलिंग टू रिकग्नाइज दलित्स एज इक्वल राइट बेयरिंग ह्यूमन बींग्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, पैसेज में ये लिखा हुआ है। दलित राइटर्स हैव कार्व्ड आउट अ स्पेस फॉर राइटिंग्स ऑन दलित एक्सपीरियंस एंड वर्ल्ड व्यू। ये बात भी सही है, दलित लिटरेचर अभी काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। द जुडिशरी इन इंडिया इन इट्स ऑपोजिशन टू रिजर्वेशन हैज़ बिट्रेड इट्स अनविलिंगनेस टू एक्नॉलेज दलित्स एज इक्वल बेयरर ऑफ राइट्स। ये बात जो है हम पैसेज से कंक्लूड नहीं कर सकते। पैसेज में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जुडिशरी जो है इंडिया की वो रिजर्वेशन चाहती है या नहीं चाहती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ऑथर जो हैं उन्हें रोहिंटन मिस्त्री की जो किताब है अ फाइन बैलेंस वो पसंद क्यों नहीं आती? तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्हें ये किताब इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मिस्त्री जो है उन्होंने एक ब्रॉड स्टीरियोटाइप बताया है दलित्स का, और उन्होंने दलित्स को एक बेचारा या लाचार टाइप का कम्युनिटी बताया है। ऑप्शन ए, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुक ऑन दलित कैरेक्टर्स बाय अ नॉन दलित। यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए कोई बात नहीं हो रही, और एग्जाम्पल से ऑब्वियस सी बात है, रोहिंटन मिस्त्री का अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इस वजह से हम क्रिटिसाइज़ क्यों करेंगे? ये क्रिटिसाइज़ करने का रीज़न नहीं है। सो ऑप्शन ए गलत होगा। द बुक सजेस्ट दैट दलित्स आर नथिंग मोर देन पैसिव सफरर्स विदाउट एनी एजेंसी। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं पैसेज में ऑथर ने नाम लिया है बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही पावरफुल फिगर थे दलित्स के लिए। उनके बारे में कोई किताब बात नहीं करती, सब किताबें यही कहती है कि दलित्स जो हैं वो बस सफरर्स हैं, लाचार हैं, बेचारे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। द बुक इग्नोर्स द एवरीडे वायलेंस दैट दलित्स हैव टू कन्फ्रंट। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बुक में बता रहे हैं ना कि दलित्स के साथ कितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं, दलित सफ़र कर रहे हैं। इट बेयर्स द पैसिव लिटरेरी स्टाइल ऑफ द ऑथर रोहिंटन मिस्त्री। ये बात भी गलत है, क्योंकि कहीं भी पैसेज में ये नहीं दिया गया है कि इनकी जो लिटरेरी स्टाइल है वो बहुत पैसिव है या बिल्कुल सेम रहती है इनकी सारी किताबों में। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। 9, पैसेज के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था स्लाई, उसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं? तो स्लाई का मैंने आपको बताया था बहुत ही चालाक जो इंसान हो, ठीक है, जो दूसरों को पागल बनाता हो, वो इंसान होता है। ऑप्शन ए ब्राइट। अब वो ब्राइट तो हो नहीं सकता जो इंसान बहुत चालाक है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। वाइज मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जिसके पास नॉलेज हो, तो ऑब्वियस सी बात है चालाक और नॉलेजेबल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। डीवियस यानी कि वो इंसान जो दूसरों को धोखा देता है या पागल बनाता है या उनसे कुछ चीज़ें छुपाता है। सो ऑप्शन सी को हम स्लाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डिम मतलब यानी कि बहुत ही डल या बहुत ही डम सा इंसान जिसको कुछ समझ नहीं आता, तो ऑब्वियसली बात है जो अयान मनी है उसको डम्ब नहीं बताया गया है, उसको बहुत ही स्लाई चालाक बताया गया है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। इसके अंदर आपको जो ब्लैंक स्पेस दी गई है उसके अंदर एक वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ नॉट एज इफ दलित मूवमेंट्स नॉट एक्टिव ड्यूरिंग पीरियड्स दैट फॉर्म अ फाइन बैलेंस बैकड्रॉप। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड लगाना है वो ऑब्वियस सी बात है, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो तो पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये पास्ट में हो रहा है। जो दलित मूवमेंट्स थे वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात नहीं है, तो आप इज़ और आर तो लगा ही नहीं सकते। अब आता है आपका चॉइस वॉज और वर में, तो आप देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ऑब्वियसली बात है दलित मूवमेंट्स की बात हो रही है। जब प्लूरल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है, वॉज नहीं लगा सकते, वॉज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। So now we move on to another passage that came in CLAT 2011. ये passage जो है मेनली उन फॉरेनर्स के बारे में जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कुछ लिखा है। ऑथर बात कर रहे हैं मेनली एक तो विलियम के बारे में और दूसरी वो बात कर रहे हैं पैट्रिक के बारे में। इन दोनों ही फॉरेनर्स ने इंडिया के बारे में लिखी हैं चीज़ें, और इसकी वजह से इंडिया के अंदर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं ये एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को उठाती हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि इंडिया के बारे में कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इसके लिए आप एक कमेटी बैठाएं जो डिसाइड करे कि कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता है। इससे बेटर है कि जो राइटर्स जो चीज़ लिखना चाहते हैं उन्हें लिखने दो, और जो रीडर्स पढ़ना चाहते हैं उन्हें वो पढ़ने दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर मेनली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो लोग दे रहे हैं, जो अच्छी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, वो बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो इन राइटर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं कि ये लोग फॉरेनर्स हैं, तो ये इंडिया को नहीं जानते। इनफैक्ट विलियम के बारे में तो ये कहा जा रहा है, विलियम क्योंकि एक ब्रिटिश हैं
और वो रहते हैं दिल्ली में। तो ये कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिशर्स की एक और चालाकी है या एक प्लान है इंडिया को नीचा दिखाने का, ठीक है। पैट्रिक के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही रिच हैं और वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें क्या पता कि रियल इंडिया क्या है, ठीक है। तो इस बात से ऑथर को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस हिसाब से तो इनकी बुक्स को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनकी बुक्स जो हैं उसके ऊपर लड़ाई क्या हो रही है पता है। सबसे बड़ी जो फाइट है, जो सबसे बड़ा इशू है ना इनकी बुक्स के ऊपर, वो ये नहीं है कि इनकी बुक्स में लिखा क्या है या इनकी बुक्स के अंदर लिटरेचर कैसा है, इस बात पे कोई इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मेन जो लड़ाई है वो इस बात पे है कि कौन इस तरह का लिटरेचर लिख सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई इस बात पे है कि ये बुक लिखी किसने है, इस बुक का ऑथर कौन है। अगर वो ऑथर कोई फॉरेनर है तो लोग उसे, ज़्यादातर लोग उसे पढ़ेंगे नहीं और पहले ही क्रिटिसाइज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है, ऑथर इस बात से बहुत दुखी हैं कि इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर तरह के रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, हर तरह की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया जाता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, डाइवर्स लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की कास्ट के लोगों को हम कह सकते हैं एक्सेप्ट किया जाता है। उस कंट्री के अंदर अगर इस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है फॉरेनर्स के अगेंस्ट, तो एक बहुत ही बुरी बात है। ये शो करती है कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा प्लूरैलिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। एक तरफ तो वो हर इंसान को एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन जब उसके बारे में कोई बुरा बोलता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये इस बात से ऑथर जो हैं वो बिल्कुल भी अग्री नहीं करते कि इंडिया को इस तरह से बिहेव करना चाहिए। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि एक तरह से इंडिया के अंदर एक नया आइडिया डेवलप हो रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमें इस तरह से जज किया जाना चाहिए, जो चीज़ें हम करते हैं उन चीज़ों पे नहीं जो हम हैं, यानी कि वो किस रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस से बिलोंग करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने किस तरह का काम किया है, कितनी मेहनत की है, क्या वो बने हैं आज, वो उन्हें उस बेसिस पे जज किया जाना चाहिए। इसलिए इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इन फॉरेनर्स को मिल रही है। और ऑथर का ये कहना है कि जो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, जो हमारी कंट्री की यंग पॉपुलेशन है, उसे अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहती है कि उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट मिले, और इसी तरह से वो फॉरेनर्स को भी नहीं रोकती। हम ये कह सकते हैं कि अभी की जो इंडियन पॉपुलेशन है वो चाहती है कि फॉरेनर्स भी अपने आप को एक्सप्रेस करें, जैसे कि उन्हें राइट मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वैसे जो फॉरेनर्स हैं वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करें। और उन्हें इस बात से खुशी होती है कि फॉरेनर्स जो हैं उन्हें भी उनकी कंट्री पसंद आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑथर इस बात से बहुत खुश हैं, या वो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है एटलीस्ट उसमें तो थोड़ी बहुत दिमाग है, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है, और वो लोगों को इस बेसिस पे जज नहीं कर रहे कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो इस बेसिस पे जज कर रहे हैं कि किस तरह का लिटरेचर लिखा गया है, और उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉरेनर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया की यंग पॉपुलेशन है वो खुद भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, वो खुद भी फ्रीडम चाहती है। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आते हैं। यहाँ पे दो राइटर्स की बात हो रही है, मैंने जैसा बताया था, विलियम डैरिम्पिल एंड पैट्रिक फ्रेंच। अब ये जो दोनों ही राइटर्स हैं इनको रीसेंट वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिली है इंडिया के अंदर। हम कह सकते हैं फ्यूसिलेड ऑफ क्रिटिसिज्म। फ्यूसिलेड का मतलब आप लगातार किसी पे बुलेट्स चला रहे हो, है ना। तो एक तरह से ऑथर ने क्रिटिसिज्म को बुलेट से कंपेयर किया है, ठीक है, क्योंकि जितनी हार्मफुल बुलेट्स हो सकती हैं उतनी हार्मफुल क्रिटिसिज्म भी हो सकती है। और ज़्यादातर उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो उनके फैक्ट्स को क्वेश्चन नहीं कर रही, वो ये नहीं कह रही कि तुम्हारे फैक्ट्स गलत हैं या तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत है, बट ये क्वेश्चन कर रही है कि वो फॉरेनर्स हैं, यानी कि ये कह रहे हैं लोग कि भाई तुम फॉरेनर हो, तुम इंडिया के बारे में कैसे लिख सकते हो। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने एक आर्टिकल लिखा था इस बात के बारे में। उन्होंने कहा था हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ऑथर के हिसाब से, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, ये कौन डिसाइड करेगा कि इंडिया के बारे में कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता। अब इस बारे में कोई कमिटी को बैठाया जाए ये डिसाइड करने के लिए कि कौन लिखेगा इंडिया के बारे में, कौन नहीं लिखेगा। इससे बेटर है कि भाई, इससे ईजियर चीज़ जो है वो ये है कि भाई जो राइटर्स लिखना चाह रहे हैं उन्हें वो लिखने दो, और जो रीडर्स रीड करना चाह रहे हैं उन्हें करने दो, है ना। फालतू में ये सब चीज़ें क्यों करनी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऑथर के हिसाब से जितने भी एक्यूजेशंस आए हैं फॉरेनर्स की तरफ, वो मेनली इसलिए नहीं आए हैं कि वो लिटरेरी नेचर के हैं। सिर्फ कुछ एक दो लोग हैं जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है, एक्चुअल में जो उनकी बुक के अंदर लिटरेचर है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनकी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे जो डैरिम्पिल हैं
उनके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये इनका बहुत ही बुरा तरीका है इंडिया को रीकॉलोनाइज़ करने का, या हम कह सकते हैं इंडिया को नीचा दिखाने का कोई तरीका है। अब अगर हम बात करें मिस्टर पैट्रिक फ्रेंच की, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसे ग्रुप ऑफ फॉरेन राइटर्स से बिलोंग करते हैं जो कि बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, जो कि कैपिटलिज्म को अच्छा मानते हैं, इसलिए वो रियल इंडिया को नहीं जान सकते, वो नहीं समझ सकते कि एक्चुअल इंडिया क्या है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन अप्रेजल्स के बारे में ये है, इन क्रिटिसिजम्स के बारे में ये है कि ये इस बुक को पढ़ना सुपरफ्लस बना देती है। यानी कि अगर आप इनकी बुक्स को पढ़ रहे हो ना, फॉरेन राइटर्स की, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो रिव्यूअर्स हैं वो ओपनली एडमिट करते हैं इस बात को कि बुक को पढ़ना ज़रूरी ही नहीं था इन केसेस में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि भाई बुक कैसी है, आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया के बारे में लिख कौन सकता है, ठीक है। जबकि एक्चुअली में इन बुक्स को इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए था कि इनके अंदर क्या लिखा गया है, पर इन्हें इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि फॉरेनर्स ने इन बुक्स को लिखा है। तो अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं एक बहुत ही बुरी बात है कि इंडिया जो है वो इस तरह के फॉरेनर्स के लिए एक लोनली लैंड साबित हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये कंट्री जिसने इतने सारे रिलीजन्स को जगह दी, हिंदुइज़्म को, क्रिश्चियंस को, जूस को, मुस्लिम्स को, बुद्धिस्ट को, सब यहाँ पे पीसफुली रहते हैं, इतने सारे यहाँ पे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, इतने सारे लिंग्विस्टिक फॉरेनर्स यहाँ पे यूनिटी के साथ रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। जो इंडिया कंट्री है वो फॉरेन के जो सीकर्स हैं उनको वेलकम करती है। और ऐसी कंट्री जहाँ पे साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के अलावा जितनी भी पॉपुलेशन है वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि भाई आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए, आपको नहीं लिखनी चाहिए, या फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे इंडिया के बारे में कुछ नहीं लिख सकते। ऐसी कंट्री अगर फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ कर रही है इस बात के लिए कि वो इंडिया के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और ये जो बात है ये इंडिया की प्लूरलिज्म को शो करती है, या ये शो करती है कि इंडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। एक तरफ तो वो सबको एक्सेप्ट कर रही है और दूसरी तरफ जब उसके बारे में कोई लिख रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का वो ये है कि आज के टाइम में इंडियंस जो हैं वो रिवॉर्ड चाहते हैं उसके लिए जो वो कर रहे हैं, उसके लिए नहीं जो वो हैं, ठीक है। जो आइडेंटिटीज़ उन्होंने कभी खुद के लिए चूज़ नहीं की, जैसे कास्ट, जेंडर, बर्थ, ये सारी चीज़ें ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो हम खुद चूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अभी के जो इंडियंस हैं वो अपने आप को इस तरह से जज करवाना चाहते हैं जिस तरह के उन्होंने हार्ड वर्क किए हों, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की हो अपनी लाइफ में। जो उनके कास्ट, जेंडर वगैरह हैं वो उनकी डेस्टिनी को अब डिस्ट्रॉय या फिर बना नहीं सकते, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ये सोचती है कि हमें इस तरह से जज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। मिस्टर फ्रेंच जो है वो ये कहते हैं कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं इंडिया के वो ये मानते हैं कि सोशल मोबिलिटी जो है वो सिर्फ उनके लिए है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ओपननेस है या जो फ्रैंकनेस है इंडिया में वो सिर्फ उन्हें मिल पाएगी, फॉरेनर्स को नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन जब ये इकोनॉमी लिफ्ट अप करेगी या हमारी जब इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे जो मासेस हैं वो कैपिटलिज्म में बिलीव करेंगे या ग्लोबलिज्म में बिलीव करेंगे, तो उसके बाद जो है जो हमारे नेटिव राइटर्स होंगे ना उन्हें भी शायद क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम के जो लोग होंगे वो सिर्फ फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ करें, वो नेटिव लोगों को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, जो इंडिया का फ्यूचर है, वो इस तरह से नहीं सोचती जिस तरह से ये लोग जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं ये सोच रहे हैं। यानी कि जो अभी के लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो ये सोचते हैं कि फॉरेनर्स इंडिया के बारे में नहीं लिख सकते, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो ऐसा नहीं सोचती। जो यंग पॉपुलेशन है वो अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो ये सोचती है कि सोसाइटी में उन्हें एक्सप्रेस करने का एक राइट होता है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ऐसा वो चाहते हैं। और ये बात सोच के उन्हें बहुत खुशी होती है कि कोई फॉरेनर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में आए हैं, जो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, जो इंडिया को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि वो खुद करते हैं। तो इस वजह से वो उन फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। बल्कि जो उस टाइम के जो लिटरेरी क्रिटिक्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वो उतना अच्छा फ्रीडम का या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो थॉट है वो सिर्फ अपने लिए मानते थे, फॉरेनर्स के लिए नहीं मानते थे।
ठीक है। तो ऑथर इस बात से खुश हैं कि जो यंग पीपल हैं इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू जो उस टाइम के लिटरेरी क्रिटिक्स थे। नंबर 1, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए, यंगर जनरेशन्स ऑफ इंडियंस आर मोर टॉलरेंट ऑफ फॉरेन स्क्राइब्स हु राइट अबाउट देयर कंट्री। ये बात सही है, इसे हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन आप देखेंगे वहाँ लिखा है कि यंग जनरेशन जो है वो खुद की फ्रीडम को भी बहुत इन्जॉय करती है और वो चाहती है कि दूसरों को भी फ्रीडम मिले एक्सप्रेस करने की। ऑप्शन बी, द राइटर बिलीव्स दैट अ सेक्शन ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया इज़ वेरी हॉस्टाइल टू अपवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी। ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पैसेज में कि कई सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो इकोनॉमिक मोबिलिटी नहीं चाहते। मिस्टर विलियम डैरम्पेल हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ रीकॉलोनाइजिंग इंडिया थ्रू हिज राइटिंग्स। ये बात भी सही है, पैसेज में लिखी गई है। Most of the criticism that has been recently directed at Patrick French has emphasized mainly on the writer's underwhelming literature। ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि पैट्रिक फ्रेंच जो है उसकी लिटरेचर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा, उनके बारे में ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो एक फॉरेनर है, इसलिए वो रियल इंडिया को नहीं जानते, इसलिए उन्हें हमारे लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहिए, हमारी कंट्री के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहिए, और इसी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ना कि उनके लिटरेचर पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। पैसेज में फ्यूसलेड की जगह हम कौन सा वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? तो पैसेज में यह जहाँ दिया गया है वहाँ कहा गया है कि जो विलियम और पैट्रिक है उनको एक फ्यूसलेड ऑफ क्रिटिसिज्म्स मिल रहे हैं, यानी कि एक सीरीज़ ऑफ बुलेट्स हम कह सकते हैं, उससे कंपेयर किया गया है उन्हें जो क्रिटिसिज्म मिल रही है उसे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बैरेज। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि बैरेज का भी यही मतलब होता है कि आप एक सीरीज़ में बुलेट्स फेंक रहे हो, ठीक है। तो ब्रीच देखते हैं, ब्रीच नहीं हो सकता क्योंकि उसका मतलब है कि आप किसी लिमिटेशन को तोड़ रहे हो या किसी लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, तो यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। टेम्पर यानी कि आपका खुद का टेम्पर जो होता है जनरली, आप एंग्री है या आप कूल हैं, काम है, तो किस तरह का आपका टेम्पर है वो फ्यूसलेड से कोई रिलेशन नहीं रखता। रो हम देखें यानी कि जनरली किसी तरह की लड़ाई की बात हो रही है, किसी इशू की या झगड़े की, आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइटर जब इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया कंटिजेंट, तो वो किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है वो उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया के बारे में कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ किया है इस बात के लिए कि उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ लिख दिया, जबकि वो फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया के बारे में नहीं जानते। ऑप्शन ए, फॉरेन राइटर्स हु हैव रिटन बुक्स ऑन इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये इनके बारे में नहीं कहा जा रहा है। हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया ये बात बोली है उन लोगों ने जो इन फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ऑप्शन बी, क्रिटिक्स हु हैव अटैक्ड फॉरेन राइटर्स राइटिंग ऑन इंडिया फॉर देयर मियर फॉरेननेस। ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, इन्हीं के बारे में यहाँ पे ऑथर बात करना चाहते हैं। एलीट रेजिडेंट्स ऑफ साउथ दिल्ली एंड साउथ बॉम्बे, ये बात भी गलत है, ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ बात नहीं हो रही है क्योंकि स्पेसिफिकली इनके बारे में बात नहीं हो रही ना। ये लोग भी क्रिटिसाइज़ तो कर रहे हैं, बट जितने भी दूसरे भी क्रिटिक्स हैं जो फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, तो उन सब की बात हो रही है। कल्चरल प्लूरलिस्ट, ये बात जो है हो सकता है आपको इसके अंदर प्रॉब्लम आए या आपको लगे कि ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। आप देखेंगे पैसेज में आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट जस्ट दिस डीप इन द बोन्स प्लूरलिज्म दैट चैलेंजेस हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया कंटिजेंट। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड आ रहा हो वही आपका आंसर हो, ठीक है। यहाँ पे बात कल्चरल प्लूरलिस्ट की नहीं की जा रही क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि जो क्रिटिक्स फॉरेनर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो लोग कल्चरली बाकी सबको एक्सेप्ट करते होंगे, हो सकता है वो दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट ना करते हो, है ना। तो यहाँ पे कल्चरल प्लूरलिस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन क्रिटिक्स की बात हो रही है जो फॉरेनर्स को कह रहे हैं कि भाई तुम इंडिया के बारे में नहीं लिख सकते। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पैट्रिक फ्रेंच और विलियम डैरम्पेल को किस वजह से मिल रही है, क्या कॉज है उसके पीछे? तो पैसेज में लिखा हुआ है कि इन दोनों ही राइटर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है, इस वजह से नहीं क्योंकि उनके फैक्ट्स गलत है या उनकी इंटरप्रिटेशन गलत है, बट इसलिए क्योंकि वो फॉरेनर्स हैं, ठीक है। तो यही बात आपको ऑप्शन सी में लिखी हुई मिलेगी कि ये जो सेंचर्स है या जो क्रिटिसिज्म्स है दे आर नॉट सेंटर्ड ऑन द बुक्स ऑफ सच राइटर्स
और देयर लिटरेरी स्टाइल्स बट आर टारगेटेड एट देयर आइडेंटिटी इंस्टेड, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी फॉरेनर की है इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता और डायरेक्टली ये बात पैसेज में लिखी गई है, सो हम और किसी पे ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पैसेज के हिसाब से सही है? Ascriptive identities like caste, tribe, etc. becoming more important with passage of time. ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि आप पैसेज में देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है ये जो आइडेंटिटीज़ हैं कास्ट की, रिलीजन की, ये सब अब लेस इम्पॉर्टेंट होती जा रही है टाइम के साथ। Patrick French believes that the new market-friendly economic policies followed for the last decades have resulted in the rise of tawdry capitalism and rapacious imperialism. ये बात भी जो है पैसेज से इन्फर नहीं की जा सकती, क्योंकि पैसेज में ये नहीं दिया गया है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म आ रही हैं, ठीक है। तो ये बात गलत होगी और ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी होगी तो वो कैपिटलिज्म या इम्पीरियलिज्म क्रिएट नहीं करती, वो रिसोर्सेज को इक्वली शेयर करती है। The writer is of the opinion that a section of intelligentsia is divorced from the views of their compatriots. तो ये बात जो है ये भी हम पैसेज से इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ़ी सारी जो इंटेलिजेंसिया है यानी कि इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो भी जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उनके साथ सपोर्ट में हैं, उनको बिलीव करते हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो फॉरेनर्स हैं ये गलत चीज़ें लिख रहे हैं, इनको लिखने का कोई हक नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे इंटेलिजेंसिया की बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के लोगों को, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि फॉरेनर्स को इंडिया के बारे में नहीं लिखना चाहिए। While India has historically been very hospitable to a variety of religions, it has not been equally open to linguistic foreigners. ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसेज में ये बात लिखी गई है कि भाई हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर कई सारे रिलीजन्स को, कई सारे डायलेक्ट्स को, कई सारे राजाओं को इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो लिंग्विस्टिक फॉरेनर्स हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से राइटर जो है वो किस बात से एग्री करेगा? ऑप्शन ए, राइटर्स लाइक पैट्रिक फ्रेंच डू नॉट नो द रियल इंडिया। ये बात गलत है, राइटर इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से फॉरेनर्स को जो भी वो लिखना चाहते हैं उन्हें लिखने देना चाहिए, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया को नहीं जानते हो। Most of the condemnation heaped on Dalrymple and French has been on expected lines. ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके लिटरेचर पे उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा, इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो लोग फॉरेनर्स हैं। India's reputation of pluralism is cosmetic at host, one that hides deep-rooted hatred towards foreigners. ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इंडिया की जो प्लूरलिज्म है वो ये शो करती है कि वो फॉरेनर्स से हेट करते हैं, है ना। वो फॉरेनर्स से हेट नहीं करते, बस ये कहा जा रहा है कि इंडिया इतने सारे लोगों को एक्सेप्ट करती है तो वो फॉरेनर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही। The new generation of Indians have internalized the idea that people should be rewarded for what they do and not who they are. ये बात जो है बिल्कुल सही है, पैसेज में exactly आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा कि it is at the heart of India's multifarious changes that Indians must be rewarded for what they do, not who they are. So option D would be correct. क्वेश्चन नंबर 7, ऑदर जो है वो हिंदूज़, क्रिश्चियंस, जूज़, मुस्लिम्स वगैरह इनकी बातें क्यों कर रहे हैं इंडिया के अंदर? तो ऑदर ये कह रहे हैं कि ये सारे इतने सारे रिलीजन्स होते हुए भी इंडिया के अंदर सब पीसफुली रह रहे हैं, इंडिया ने सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया है, अपने साथ में रखा है और पीसफुली हैप्पीली ये लोग साथ में रह रहे हैं, तो फिर हमसे क्या प्रॉब्लम है इन्हें? हम फॉरेनर्स को ये इतना हेट क्यों कर रहे हैं, इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? तो यही बताने के लिए ऑदर ने इनके बारे में बात की है। ऑप्शन ए, शो इंडियाज़ ओपननेस टू फॉरेनर्स। ये बात बिल्कुल गलत होगी, आप देखते ही इसे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो लोग ओपन होते फॉरेनर्स के लिए तो ऑदर ये प्लूरलिज्म नहीं बताते इंडिया का, या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बताते, है ना। आर्ग्यू दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स। ये बात भी गलत है, वो ये नहीं बताना चाह रहे थे कि इंडिया जो है उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, वो ये बताना चाह रहे थे कि इतने सारे डायलेक्ट्स को एक्सेप्ट करने के बाद भी इंडियंस फॉरेनर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। डेमोन्स्ट्रेट द रिलीजियोसिटी परवेडिंग इन एन एवरेज इंडियन। ये बात भी गलत है,
इसके बारे में नहीं बताना चाह रहे थे ऑदर। इंडियाज़ डीप इन द बोन्स प्लूरलिज्म, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑदर यही कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हिपोक्रेट की तरह एक्ट कर रही है। वैसे तो वो सबको एक्सेप्ट कर लेती है बट हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जिस तरह की क्रिटिसिज्म डालरम्पल और फ्रेंच को मिल रही है उस हिसाब से उनकी बुक्स को पढ़ना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है क्योंकि ये किताब जो है उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट इस बारे में नहीं है कि किताब में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई हु कैन राइट अबाउट इंडिया, वो फॉरेनर्स है इसलिए वो लिख ही नहीं सकते, इसलिए हम उनकी किताबों को पढ़ेंगे ही नहीं। ऑप्शन ए, सच क्रिटिसिज्म हैज़ बीन लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ इंडियंस, ये बात गलत है। दीज राइटर्स आर पॉपुलर अमंग इंडियन यूथ, पैसेज में दिया गया है कि इंडियन यूथ इनको एक्सेप्ट कर लेगी, बट ये नहीं कहा गया है कि इनके बीच में पॉपुलर हैं। द लिटरेरी स्टाइल्स ऑफ दीज राइटर्स आर नॉट द सोल फोकस ऑफ सच क्रिटिसिज्म, ये बात जो है हम अज्यूम कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये बात पैसेज में लिखी नहीं गई है, इसलिए दिस वुड नॉट बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि बेटर ऑप्शन डी है, क्योंकि वो एग्जैक्टली पैसेज में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। सच क्रिटिसिज्म इज़ लेस अबाउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन देयर बुक्स दैन अबाउट हु कैन राइट ऑन इंडिया, है ना। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। सी और डी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सी जो है वो एग्जैक्टली पैसेज के अंदर लिखा हुआ नहीं है और डी पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, बाकी बातें दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑदर जो है वो इस क्वेश्चन को हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया ये पता करने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन डिसाइड करेगा हु गेट्स टू राइट अबाउट इंडिया, यानी कि उन लोगों का पता करने के लिए जो इंडिया के बारे में लिख सकते हैं हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन डिसाइड कर सकता है कि इंडिया के बारे में कौन लिख सकता है। तो ये इस वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है। सो ऑप्शन बी में एग्जैक्टली यही बात लिखी गई है कि ये इशू जो है ये तभी सॉल्व हो सकता है जब हम ये डिसाइड कर सके कि ये कौन डिसाइड कर सकता है कि कौन इंडिया के बारे में लिख सकता है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टली ये बात आपको पैसेज में लिखी हुई मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें एक वर्ड फिल करना है। बट विथ मेनी आउटसाइडर्स इंडिया रिलेटेड बुक्स रिसेंटली हिटिंग बुक स्टोर्स देयर द सेंसिटिविटी डैश फ्लेड इनटू अ बाउट ऑफ विगरस लिटरेरी नेटिविज्म विद इक्वली विगरस काउंटर पंचेस। ठीक है, अब ये बात जो है यहाँ पे पहली बात रिसेंटली बात हो रही है, मतलब अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की। तो वॉज और डिड तो पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात होती है तब हम वॉज या डिड इस्तेमाल करते हैं, और हैज़ और हैव में से अब हमें चूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंसिटिविटी हैज़ फ्लेड और द सेंसिटिविटी हैव फ्लेड। अब क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी एक सिंगुलर इमोशन की बात हो रही है, यहाँ पे 2-3 इमोशंस नहीं है, सिंगुलर इमोशन है, तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, हैव नहीं आ सकता, क्योंकि हैव हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। टू द पैसेज दैट केम इन आइलेट 2011, ये पैसेज जो है ये रॉजर रोजनब्लैट के बारे में है। ये कहा जा रहा है कि रॉजर जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्लैक फिक्शन। इस किताब के अंदर उन्होंने ब्लैक फिक्शन के बारे में कई सारी बातें क्लियर की है, कई सारी बातें बताई है, और उन्होंने कहा है कि ब्लैक फिक्शन को हमें इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि वो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड से सही है या नहीं है, या फिर वो सोशल स्टैंडर्ड से सही है या नहीं है। हमें उसे इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ या जज करना चाहिए कि वो लिटरेचर के अंदर कैसी है। या हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पैसेज में एडिसन गेल का, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो एडिसन गेल हैं उन्होंने ब्लैक फिक्शन को हमेशा इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि वो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसी है, या फिर उसे सोशल बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया है। कभी भी ये नहीं देखा कि ब्लैक फिक्शन का लिटरेचर कैसा था, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है अकॉर्डिंग टू रॉजर रोजनब्लैट एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसलिए ऑथर को रॉजर रोजनब्लैट की जो किताब है ब्लैक फिक्शन ये बहुत पसंद आई, लेकिन फिर ऑथर का ये कहना है कि अगर आप ब्लैक फिक्शन को अच्छे से क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ब्लैक फिक्शन है, जो हम ग्रुप बना रहे हैं ना ब्लैक्स का, क्या ये ग्रुपिज़म सही है? क्योंकि बाकी ऑथर्स का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उस ग्रुप के अंदर सारे राइटर्स का जॉनरो सेम हो, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ मिस्ट्री लिख रहे हैं, कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ ट्रेजेडी लिख रहे हैं, कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ रोमांटिक किताबें लिख रहे हैं, तो हम उनको अलग अलग
ग्रुप में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो ग्रुप बना रहे हैं ना, वो रेस के बेसिस पे है, और ऐसा कोई और ग्रुप लिटरेचर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम नहीं सुनते वाइट फिक्शन या ब्रूनेट फिक्शन, हम ऐसे कोई फिक्शन नहीं सुनते, हम सिर्फ ब्लैक फिक्शन क्यों सुन रहे हैं? तो ये जो ग्रुपिज़म है, क्या ये सही है? और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जो हमारा ब्लैक फिक्शन है वो मॉडर्न फिक्शन से अलग कैसे है? तो रोज़नब्लैट ने कई हद तक कोशिश की है इन दोनों सवालों के जवाब देने में, इसलिए ऑथर को रॉजर की जो किताब है वो बहुत पसंद आई। लेकिन जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी रॉजर की, वो ये थी कि उन्होंने ब्लैक फिक्शन को खुद से जज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ब्लैक फिक्शन को उसके लिटरेचर के बेसिस पे जज किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ने किसी भी ब्लैक फिक्शन की किताब को जज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर उतना टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर उतना मेरिट नहीं है कि मैं इन सारी किताबों को, क्योंकि ये इतनी अच्छी किताबें हैं कि मैं इनको जज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं डिज़र्व नहीं करता इन्हें जज करना। तो यहाँ पे इनकी बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया गया, क्योंकि हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर रॉजर रोज़नब्लैट जो हैं, जो इतने बड़े राइटर थे, अगर वो किसी ब्लैक फिक्शन को जज करते तो हो सकता है कि वो जो ब्लैक फिक्शन की किताबें हैं वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती, लोगों को समझ आ जाता कि ये जो ब्लैक फिक्शन की किताबें हैं इनके अंदर किस तरह की थीम्स का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह के आर्टिस्टिक वैल्यूज़ हैं इनके अंदर, ये सब उन्हें समझ आ जाता। तो ये बात जो ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं आती रॉजर के बारे में। फिर भी इन सब लिमिटेशंस के बावजूद भी ऑथर कहते हैं कि रॉजर की जो किताब है ब्लैक फिक्शन वो पढ़ने लायक है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कई सारी ऐसी किताबें जो ब्लैक फिक्शन के अंदर आती है, जैसे कि एक्स कलर्ड मैन है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, है ना। इस किताब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसे उन्होंने पॉपुलराइज़ किया है। उन्होंने अपनी किताब में किसी भी ब्लैक फिक्शन को जज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कई सारी किताबों के बारे में बताया है कि भाई ये किताब जो है ये आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छी है। और कई सारी ऐसी दूसरी किताबें हैं, जैसे एक्स कलर्ड मैन है, उसके अलावा भी कई सारी किताबें हैं जिनके बारे में रॉजर ने अपनी बुक के अंदर बताया, और इस वजह से ये जो ब्लैक फिक्शन है ये काफ़ी पॉपुलराइज भी हो गया। इस पैसेज में ये बताया जा रहा है कि रॉजर रोज़नब्लैट जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी ब्लैक फिक्शन। हम इस किताब से, इस नाम से ये समझ सकते हैं कि वो ब्लैक फ़िक्शन के बारे में बताना चाह रहे थे, या वो ब्लैक फ़िक्शन को एनालाइज़ करना चाह रहे थे। तो एक तरह से उन्होंने जो है इस फिक्शन को एनालाइज़ करने के लिए लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया, ना कि सोशियो पॉलिटिकल क्राइटेरिया का, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही डिफरेंट था। उस टाइम पे जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जो ब्लैक राइटिंग को क्रिटिसाइज़ करते थे या ब्लैक राइटिंग को एनालाइज़ करते थे, वो ब्लैक हिस्ट्री के हिसाब से करते थे। वो पॉलिटिकल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ब्लैक फिक्शन को एनालाइज़ करते थे, ना कि लिटरेरी क्राइटेरिया से। वो ये नहीं देखते थे कि जो ब्लैक्स हैं उनकी किताबों के अंदर लिटरेचर कितना अच्छा है, वो ये देखते थे कि पॉलिटिकली वो कितनी करेक्ट है ना। जैसे कि एडिसन गेल जो है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि एडिसन गेल ने भी ब्लैक फिक्शन जो है उसके बारे में एनालिसिस किया है, और वो जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, और हर वर्क को उन्होंने एक पॉलिटिकल आइडिया दिया है, एक ब्लैक आइडेंटिटी के हिसाब से, ब्लैक आइडिया जो है उनका, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है। अब जो फिक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से आया है, क्योंकि ब्लैक लोग जो हैं उन्होंने अपना फिक्शन के अंदर भी ऐसी स्टोरीज़ डाली है जिसके अंदर पॉलिटिकल बातें हैं, है ना। उसमें ये बताया गया है कि ब्लैक्स के साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन ऑथर्स जो हैं उन्हें इन सर्कमस्टांसेस के ऊपर रिएक्ट करने का कोई हक नहीं है। जो दूसरे क्रिटिक्स हैं उनको तो ये बात है ना कि उन्हें उसे एक फ़िक्शन की तरह लेना है, क्योंकि वो एक ब्लैक फिक्शन है ना। भले ही वो उस टाइम की सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहा हो, फिर भी वो है तो फिक्शन ही। उनको उसके ऊपर पॉलिटिकल क्राइटेरिया का इस्तेमाल ना करके लिटरेरी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा लिटरेचर अच्छा है या नहीं है, पॉलिटिकली तुम कितने करेक्ट हो, वो तुम कैसे एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि एक फ़िक्शनल किताब है, वो रियल किताब नहीं है। रोज़नब्लैट्स literary analysis discloses affinities and connections among works of black fiction which solely political studies have overlooked or ignored। यानी कि जो political studies कर रहे थे उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था जिन बातों को, वो रोज़नब्लैट की स्टडी ने बताया है। यानी कि ऑथर जो हैं उन्हें इनकी स्टडी काफ़ी पसंद आ रही है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ब्लैक फिक्शन का,
वो एक तरह से कई सारे सवालों के जवाब हमें देता है। तो रोज़नब्लैट की जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि जितने भी ब्लैक ऑथर्स हैं उनको एक ही ग्रुप में क्यों रखा जाता है? क्या उनके लिटरेरी वर्क्स में कोई सिमिलैरिटी है इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है, या फिर क्योंकि वो एक ही रेस के हैं इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है? क्योंकि जनरली जो लिटरेरी ग्रुपिज़म होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आप जॉनरों के बेसिस पे होता है जनरली। कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ हॉरर लिखते हैं, या कुछ राइटर्स हैं जो सिर्फ मिस्ट्री लिखते हैं, तो उन्हें एक साथ ग्रुप किया जाता है जनरली। कुछ हैं राइटर्स जो सिर्फ फिक्शन लिखते हैं, तो उन्हें उस बेसिस पे ग्रुप किया जाता है। लेकिन ब्लैक फिक्शन ये कैसा ग्रुप हुआ? ये तो रेस पे बेस्ड है ना? तो ये इस तरह के सवालों के बारे में जो रोज़नब्लैट है वो कोई बात नहीं करता। दूसरी बात ये कि ब्लैक फिक्शन जो है वो अपने आप को मॉडर्न फिक्शन से अलग कैसे करता है, जबकि वो दोनों ही कंटेम्प्रेरीज़ हैं, यानी कि दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। ब्लैक फिक्शन और मॉडर्न फिक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी ये दोनों जो हैं वो अलग कैसे हैं? ब्लैक फिक्शन मॉडर्न फिक्शन से अलग कैसे है? क्योंकि रोज़नब्लैट जो है वो ब्लैक फिक्शन को अलग मानता है ना? तो रोज़नब्लैट ये दिखाते हैं कि जो ब्लैक फिक्शन है उसके अंदर राइटिंग का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, और लिटरेरी ट्रेडिशन उसमें नज़र आता है, यानी कि जो पुराने लोग थे वो जिस तरह से बुक्स लिखते थे वो चीज़ इसमें नज़र आती है, इसलिए ये मॉडर्न फिक्शन के जैसा नहीं है। तो जो रोज़नब्लैट है उन्होंने इतने सालों में जो ब्लैक्स की किताबें पढ़ी उससे उन्हें ये लग गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है इनके अंदर, और एक तरह से ये जो बुक्स है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोनोलॉजी, है ना? इनके अंदर किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स है इसके बाद भी जो रोज़नब्लैट है वो ये कहते हैं कि भाई मैं इन वर्क्स को जज नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इन वर्क्स को जज कर पाऊँ। तो ये जो उनकी बात थी वो ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि आपको ब्लैक फ़िक्शन को भी इसीलिए जज करना चाहिए क्योंकि आप दूसरे फ़िक्शन को भी तो जज कर रहे हो। क्या डिफरेंस है दोनों फ़िक्शंस में? अगर आप सिर्फ लिटरेरी बेसिस पे बुक्स को जज कर रहे हो तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि आप ब्लैक फ़िक्शन को भी अगर जज कर दोगे तो? मेनली इसलिए क्योंकि अगर ब्लैक फ़िक्शन में से कोई ऐसी किताब हो जाती जो कि बहुत अच्छी लगती रोज़नब्लैट को, तो हो सकता है कि लोग उसे पढ़ते, है ना? उसकी अगर वो प्रेज़ करते हैं रोज़नब्लैट उन किताबों की, तो लोग उनको पढ़ते। और कुछ नॉवेल ऐसी भी थी जो स्ट्रक्चरली डिफ्यूज़ थी, यानी कि उनका स्ट्रक्चर बेकार था, उनका प्लॉट उतना अच्छा नहीं था। तो इस बात के बारे में भी रोज़नब्लैट ने कोई बात नहीं बताई कि यार इस तरह का जो प्लॉट है वो कोई बुरी चीज़ है, या फिर वो कोई नई तरह की आर्टिस्टिक चीज़ करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ नॉवेल्स थी जैसे कि जीन टूमर की केन थी, तो उसके अंदर एक ही एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल किया गया है, सरेलिज़म का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो टेक्निक है वो एक्चुअली में अच्छी है या नहीं है, जिसके अंदर जो ब्लैक हीरोज़ हैं वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बताए गए हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये अच्छी हैं या ये आर्टिस्टिक हैं या फिर नहीं है, इस बात पे रोज़नब्लैट ने कोई कमेंट नहीं किया। तो ये सारे जो थे वो रोज़नब्लैट की क्रिटिसिज्म करी है ऑथर ने। उन्होंने कहा है कि रोज़नब्लैट की ये लिमिटेशंस थी, लेकिन इन सब लिमिटेशंस के होते हुए भी रोज़नब्लैट ने कुछ अच्छी बातें करी हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी ब्लैक फिक्शन की जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। ऐसी नॉवेल्स जो बहुत अच्छी हैं लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, है ना? जैसे एक एग्जाम्पल है जेम्स वेल्डन की ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्स कलर्ड मैन, है ना? ये बहुत ही अच्छी है और इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है अपने जो बुक है उनकी ब्लैक फिक्शन। तो उसके वजह से ये जो बुक है काफ़ी पॉपुलर हो गई, और इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी भी है कि आप ब्लैक फिक्शन को जो है क्रिटिसाइज़ करो या फिर उसको अप्रेज़ करो, जो भी करो उसे जज करना ज़रूरी है ताकि वो पॉपुलर हो पाए, लोग उसे पढ़ें, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, ऑथर जो हैं वो एडिसन गेल की क्रिटिसिज्म को क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? यानी कि एडिसन गेल ने जो ब्लैक फिक्शन के बारे में कहा उसे ऑथर पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि एडिसन गेल के बारे में कहा गया है कि उन्होंने ब्लैक फिक्शन को इस बेसिस पे जज किया कि वो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसी है, एज़ कम्पेयर टू उन्हें एक्चुअली में जज इस बात पे करना चाहिए था कि जो ब्लैक फिक्शन है उसके अंदर लिटरेचर कैसा है। ठीक है, उन्होंने बल्कि उसे पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जज कर लिया।
ऑप्शन ए एम्फेसाइजेज प्योरली लिटरेरी एस्पेक्ट्स ऑफ सच फिक्शन। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो ऑदर उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्योंकि ऑदर का यही कहना है कि भाई तुम ब्लैक फिक्शन को लिटरेरी एस्पेक्ट पे क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे, तुम पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स क्यों ला रहे हो यहाँ पे। मिस इंटरप्रेट्स द आइडियोलॉजिकल कंटेंट ऑफ सच फिक्शन। ये बात भी गलत है, उन्होंने आइडियोलॉजिकल कंटेंट को मिस इंटरप्रेट नहीं किया है। मिसअंडरस्टैंड्स द नोशंस ऑफ ब्लैक आइडेंटिटी कंटेन्ड इन सच फिक्शन। ये भी गलत है। सब्सटीट्यूट्स पॉलिटिकल फॉर लिटरेरी क्राइटेरिया इन इवेलुएटिंग सच फिक्शन। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो यही कहना चाह रहा है कि लिटरेरी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर लिया। इग्नोर्स द इंटरप्ले बिटवीन ब्लैक हिस्ट्री एंड ब्लैक आइडेंटिटी डिस्प्लेड इन सच फिक्शन। तो ये बात भी गलत है, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑदर का मेन एम क्या है इस पैसेज के अंदर। तो मुझे लगता है ऑदर जो है पूरे पैसेज में एक ही बात कर रहे हैं, वो है रोजनब्लैट की बुक के बारे में, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि रोजनब्लैट ने जिस तरह की क्रिटिसिज्म करी है वो उन्हें सही लगती है, और सही क्यों नहीं लगती है, यानी कि वो कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं उसके बारे में और कुछ बुरी बातें बता रहे हैं। तो मेनली यही चीज़ें कर रहे हैं वो इस पैसेज में। ऑप्शन है इवैल्यूएटिंग द साउंडनेस ऑफ अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑदर जो है वो यही देख रहे हैं कि रोजनब्लैट ने जो क्रिटिसिज्म करी है या जो ब्लैक फिक्शन के ऊपर बुक लिखी है उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या अच्छी बातें हैं। कंपेयरिंग वेरियस क्रिटिकल अप्रोचेस टू अ सब्जेक्ट। ये बात गलत है, कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है कि किस तरह से ब्लैक फिक्शन को क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए या फिर कैसे किया जा रहा है। डिस्कसिंग द लिमिटेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये बात भी गलत होगी, क्योंकि ये बात डिस्कस की गई है कि लिमिटेशंस क्या है इस क्रिटिसिज्म की, लेकिन ये पैसेज का मेन एम नहीं है। लिमिटेशन सिर्फ 3 लाइन के अंदर दी गई है ना, तो पैसेज का वो मेन एम कैसे हो सकता है। समराइजिंग द मेजर पॉइंट्स मेड इन अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म। ये बात भी गलत है, क्योंकि सिर्फ जो क्रिटिसिज्म है उसको समराइज़ नहीं किया गया है, सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि किस तरह से रोजनब्लैट ने क्रिटिसाइज़ किया, ये बताया जा रहा है कि क्रिटिसिज्म अच्छी थी या बुरी थी। तो एक तरह से ऑथर जो है वो इस क्रिटिसिज्म को इवैल्यूएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एक्सप्लेनिंग द थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये बात भी गलत है, क्योंकि थियोरेटिकल बैकग्राउंड की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे कि किस थियोरी के ऊपर रोजनब्लैट ने क्रिटिसिज्म करी। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर के हिसाब से ब्लैक फिक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाता अगर रोजनब्लैट जो हैं वो क्या करते तब। तो रोजनब्लैट जो है उन्होंने अपनी थीमेटिक एनालिसिस में ये कहा कि उनके अंदर इतनी मेरिट नहीं है कि वो ब्लैक फिक्शन को जज कर सके, और इसी वजह से जो है हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, क्योंकि अगर वो उन्हें जज करते तो कई सारी जो किताबें हैं वो ये समझ जाती, या जो ऑथर्स हैं वो समझ जाते कि यार हमें इस तरह से किताब लिखनी चाहिए और इस तरह से नहीं लिखनी चाहिए। तो ब्लैक फिक्शन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता अगर वो ब्लैक फिक्शन को जज करते तो, और यही उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ऑप्शन ए इवैल्यूएटेड मोर केयरफुली द आइडियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लैक फिक्शन। ये बात गलत है, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया गया है। अटेम्प्टेड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच टू नॉवेल्स एंड स्टोरीज बाय ब्लैक ऑथर्स। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पैसेज में दिया गया है कि वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव थे इस तरह की क्रिटिसिज्म के बारे में। एक्सप्लोर्ड इन ग्रेटर डिटेल द रिकरेंट थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ ब्लैक फिक्शन थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। ये बात भी गलत होगी, क्योंकि थीमेटिक कंसर्न्स जो हैं ब्लैक हिस्ट्री के, उसके बारे में कोई मतलब नहीं है पता करने का, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लाई जा रही। established a basis for placing black fiction within its own unique literary tradition। ये बात भी गलत है, क्योंकि वो जो है ब्लैक फिक्शन को अगर लिटरेरी ट्रेडिशन, एक यूनिक ट्रेडिशन बना देते तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर वो लिटरेरी ट्रेडिशन के हिसाब से उस बुक को जज करते तो शायद फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि ब्लैक ऑथर जो हैं वो अपनी बुक्स को और अच्छा बनाने की कोशिश करते। assessed the literary merit of the novels he analyzes thematically। तो ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ये जो नॉवेल्स हैं अगर इनकी लिटरेरी मेरिट को देखते वो, है ना, अगर इनको वो जज करते थीमेटिकली तो हो सकता है कि
जो बुक्स है वो इम्प्रूव हो जाती या फिर पॉपुलर हो जाती। सो ऑप्शन ई वुड बी करेक्ट। और ऑथर जो है उन्होंने ब्लैक फिक्शन के बारे में किस तरह से डिस्कस किया है। तो शुरुआत में ऑथर कहते हैं कि ब्लैक फिक्शन काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर पे फोकस कर रही है और वो लिटरेरी बेसिस पे ही ब्लैक फिक्शन को जज कर रही है और पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं कर रही है। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया ऑथर ने इसको और फिर बाद में कहा कि सबसे बुरी बात जो इसकी है वो ये है कि रोजनब्लैट जो है वो ब्लैक फिक्शन को जज नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि मेरे अंदर उतनी मेरिट नहीं है कि मैं इन बुक्स को जज कर पाऊँ। तो ये चीज़ इनकी बुरी थी। तो दोनों ही बातें हैं, ऑथर जो है उन्हें थोड़ी बहुत रोजनब्लैट की जो बुक है वो पसंद आई और थोड़ी बहुत नहीं पसंद आई। कुछ चीज़ें उन्हें बुरी लगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी। ऑप्शन ए पेडांटिक एंड कंटेंशियस। ठीक है, तो पेडांटिक का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल्स पे काम कर रहे हो या फिर आप बहुत ही डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने। सो ऑप्शन ए हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। कंटेंशियस का भी जो है मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ये किताब। तो ऐसा भी कहीं नहीं दिया गया है कि ये किताब बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली और लोगों को ये बहुत ही अलग लग रही थी। क्रिटिकल बट एडमायरिंग, ये बात जो है ना ये सही प्रूव हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि क्रिटिसाइज़ तो किया है ऑथर ने उसको, लेकिन फिर भी उस बुक को उन्होंने एडमायरिंग बताया क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर उन्हें सही लगी थी। एक जगह पे ऑथर ने कहा भी है, इन सारी लिमिटेशंस के होते हुए भी जो रोजनब्लैट है उन्होंने कई सारे अच्छे डिस्कशंस दिए हैं बुक में जो कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दे आर वर्थ वाइल। आयरॉनिक एंड डेप्रिकेटिंग, तो ये बात भी गलत होगी क्योंकि वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे यहाँ पे। आर्ग्यूमेंटेटिव बट अनफोकस्ड, ये बात भी गलत है क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि ये जो ब्लैक फिक्शन किताब है ये फोकस्ड नहीं है ना। वो एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रही है तो वो फोकस्ड है। स्टिल्टेड एंड इनसिंसियर, यानी कि वो बहुत ही आर्टिफिशियल बातें कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, उन्होंने कहीं आर्टिफिशियल बातें नहीं की हैं, ऑथर ने ऐसा कहीं नहीं कहा। सो ऑप्शन ई भी हमारा गलत होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथर जो है वो इनमें से कौन सी बात से बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। ऑप्शन ए, एन एनालिसिस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स ऑन द पर्सनल आइडियोलॉजी ऑफ ब्लैक राइटर्स। तो मुझे नहीं लगता कि ऑथर को इस बात से कोई परेशानी होगी कि ब्लैक राइटर्स जो है उनकी आइडियोलॉजी पे पॉलिटिकल इवेंट्स ने कैसे अफेक्ट किया, है ना। आइडियोलॉजी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ क्रिटिकल स्टडी दैट अप्लाई सोशियो पॉलिटिकल क्राइटेरिया टू ऑटोबायोग्राफीज बाय ब्लैक ऑथर्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि इस बात से ऑथर एग्री नहीं करेंगे। उन्हें बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि ब्लैक ऑथर्स की जो ऑटोबायोग्राफीज़ है उनके ऊपर सोशियो पॉलिटिकल क्राइटेरिया लगाया जा रहा है, उन्हें लिटरेरी क्राइटेरिया से जज नहीं किया जा रहा है। A literary study of black poetry that appraises the merits of poems according to political acceptability of their themes, ये बात भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे पोएम्स की मेरिट्स बताई जा रही हैं। ठीक है, तो मेरिट्स बताना तो अच्छी बात है ना। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि ब्लैक ऑथर्स ने अच्छी चीज़ें लिखी हैं तो उसके लिए ऑथर मना क्यों करेंगे। An examination of the growth of a distinct black literary tradition within the context of black history, ये बात भी गलत होगी क्योंकि ऑथर इसके लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लैक लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो ग्रो कर रहा है या उसके ऊपर कोई स्टडी की गई है, तो इससे ऑथर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A literary study that attempts to isolate aesthetic qualities unique to black fiction, तो इससे तो ऑथर खुश हो जाएंगे अगर उन्हें ये बताया जाएगा कि भाई ब्लैक फिक्शन जो है उसके अंदर कुछ अलग ही आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, तो ये स्टडी अगर की जाएगी तो ऑथर इसके लिए मना नहीं करेंगे, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ऑथर जब रोजनब्लैट की बुक का डिस्कशन करते हैं तो इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो। रिटोरिकल क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस तो उन्होंने कई सारे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन उनका यही था कि भाई ब्लैक्स जो हैं उनको एक ही तरह के ग्रुप में क्यों डाला गया है, क्या उनकी रेस सिमिलर है इसलिए एक ग्रुप बनाया गया है उनका, या फिर कुछ और बात है। तो ये सारे जो सवाल थे उन्होंने पूछे हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, ये बात भी सही है। एग्जाम्पल एडिसन गेल का दिया जा रहा था कि भाई उन्होंने जो है ब्लैक फिक्शन को लिटरेरी बेसिस पर जज नहीं किया, पॉलिटिकल बेसिस पे जज किया है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, तो ये बात भी सही है, कंट्रास्ट भी की गई है
जो रोजनब्लैट की बुक है उसे कंट्रास्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है दूसरे जो क्रिटिसिजम्स हैं उनसे। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे कोई टर्म डिफाइन नहीं किया जा रहा, सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। पर्सनल ओपिनियन, तो ऑथर ने अपना पर्सनल ओपिनियन तो दिया ही है, उन्होंने बताया कि रोजनब्लैट की जो बुक है वो उसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी है और क्या चीज़ें बुरी हैं, सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑथर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्स कलर्ड मैन के बारे में बात क्यों करते हैं पैसेज के अंदर। तो यहाँ पे दिया गया है साफ साफ कि बहुत सारी गलतियाँ करी है रोजनब्लैट ने, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी करी है, जैसा कि उन्होंने कुछ नॉवेल्स हैं जो कि बहुत कम लोग जानते थे, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, फिर भी वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक्स थी, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एक्स कलर्ड मैन उन्हें पॉपुलर कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी जो ब्लैक फिक्शन किताब है उसमें उस ऑटोबायोग्राफी का डिस्कशन किया था। तो ये चीज़ जो है एक अच्छी बात थी रोजनब्लैट के बुक की। ऑप्शन ए, पॉइंट आउट एफिनिटीज़ बिटवीन रोजनब्लैट्स मेथड ऑफ थीमेटिक एनालिसिस एंड अर्लियर क्रिटिसिज्म। ये बात गलत है, ऐसी कोई एफिनिटी या कनेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। क्लैरिफाई द पॉइंट अबाउट एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल, ये बात गलत है क्योंकि इस सवाल का जवाब रोजनब्लैट नहीं दे पाए थे। ऑथर ने कहा था कि एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल जो है वो ब्लैक ऑथर्स काम में ले रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने कोई स्टडी नहीं करी है और कोई इस बात में क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई नहीं जानता कि इस तरह की जो स्टाइल है ये कोई नई आर्टिस्टिक फॉर्म है या फिर ये कोई गलती है। क्वालिफाई द असेसमेंट ऑफ रोजनब्लैट्स बुक मेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में जो है बुक के बारे में ये कहा गया था कि लिटरेरी बेसिस पे वो बुक्स को जज कर रहे हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं कर रहे। तो उस बात को इस तरह से कैसे प्रूव कर सकते हैं वो कि किसी एक ऑटोबायोग्राफी का डिस्कशन कर दिया उन्होंने। Illustrate the affinities among black novels disclosed by Rosenblatt's literary analysis, ये बात भी गलत है, वो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं देना चाहते थे इन ब्लैक नॉवेल्स का। गिव अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ रोजनब्लैट्स वर्क, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि यही रोजनब्लैट का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने जो है इस बुक को पॉपुलर कर दिया, क्योंकि ये बुक अच्छी भी थी और ब्लैक फिक्शन के अंदर ये एक अच्छी रीड थी और लोग जो हैं वो अब इसको पढ़ने लग गए थे क्योंकि ये ब्लैक फिक्शन के अंदर इसका एग्जाम्पल दिया गया था। सो ऑप्शन ई वुड बी करेक्ट। वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो, होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।